हेलो, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं सचिन कुमार। स्वागत है आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी पे। अभी तक आपने अगर बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कीजिए और दोस्तों को इसके बारे में बताइए। और हम लोग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे थे। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में ये आपका 4th लेक्चर हो जाएगा। अभी तक 3 लेक्चर हो चुका है। तो हम लोग कुछ डिफिनेशंस देख रहे हैं, उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है। तो इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है कि जहाँ तक अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, तो वहाँ फोर्स अप्लाई करने के बाद उसको जब फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं यानी हटा लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है। ठीक है। तो उस तरह का जो लिमिट होता है उसको इलास्टिक लिमिट करते हैं। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है, जब फोर्स लगाते हैं हम लोग तो क्या होता है कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये उस लिमिट तक अगर फोर्स लगाते हैं, इलास्टिक लिमिट तक लगाते हैं, तो ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। A material is said to be elastic when it undergo a deformation on the application. क्या है? A material is said to be elastic when it undergo a deformation on the application of loading such that deformation disappears on the removal of loading. इसको ध्यान देना है कि जैसे ही हम अगर रिमूव करते हैं फोर्स को लगाना अगर रिमूव करते हैं तो उस समय क्या हो जाता है कि ये ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है, ओरिजिनल शेप होता है उसको गेन कर लेता है। तो ये आपका इलास्टिक लिमिट इस तरह का, इस वो लिमिट जिस पे फोर्स लगाने पे क्या होता है कि लगाने पे और फिर हटाने पे, लगाने पे जो डिफॉर्मेशन आता है उसके बाद उसको हटाने पे ओरिजिनल शेप को जब गेन कर लेता है, तो उस तरह का लिमिट को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। दिस इज ट्रू व्हेन द डिफॉर्मेशन काउज्ड बाय द लोडिंग इज विद इन सर्टेन लिमिट। और ये कब सब सर्टेन लिमिट यानी कि ये सही कब है, मतलब इस तरह से कब होता है कि फोर्स लगाए तो डिफॉर्मेशन हुआ और हटाए तो क्या हो गया, ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लिया। ऐसा कब होता है तो ये जिस लिमिट पे होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। A material which is elastic and exhibits a linear relation between a stress and a strain is said to be linear elastic. तो कोई ऐसा मटेरियल है विच इज इलास्टिक एंड एग्जिबिट्स अ लीनियर रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो यानी कि कर्व जो होगा इसका लीनियर भी अगर शो कर रहा है, लीनियरिटी यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व जो अगर लीनियर शो कर रहा है तो उस समय भी क्या होगा कि हम बोलेंगे कि वो मटेरियल जो है इलास्टिक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले डक्टिलिटी देखना होगा। तो मेटल्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें अगर फोर्स लगा रहे हैं इसमें तो क्या होता है कि इसमें डक्टाइल शो करता है। डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी स्टेज लार्ज डिफॉर्मेशन एंड दस पॉसिबल इन डक्टाइल मटेरियल्स बिफोर द एब्सोल्यूट फेल्योर और रप्चर टेक्स प्लेस। दिस मटेरियल्स हैव पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, यानी कहने का मतलब कि इसमें जो इलास्टिक स्ट्रेन होता है 5% कम से कम, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होता है 5% कम से कम होता है। अगर इलास्टिक स्ट्रेन 5% से कम होगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये क्या है, ब्रिटलनेस, ये ब्रिटल की तरह काम करेगा। ठीक है, इसमें कम से कम 5 से 5% से ज़्यादा अगर स्ट्रेन है तो हम बोलेंगे कि क्या होगा, इलास्टिक स्ट्रेन को फॉलो करेगा। डक्टाइल होगा मटेरियल, डक्टिलिटी होगा। चलिए, तो डक्टिलिटी का मतलब है होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं, ये सारा कुछ होता है डक्टिलिटी में। अगर ब्रिटलनेस का इसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, माइल्ड स्टील हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो डक्टिलिटी क्या है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी स्ट्रेच्ड। इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल को हम लोग खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं। लार्ज डिफॉर्मेशन आर दस पॉसिबल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो लार्ज डिफॉर्मेशन देखते हैं डक्टिलिटी की वजह से ही होता है इन डक्टाइल मटेरियल्स बिफोर दी एब्सोल्यूट फेल्योर। यानी फेल्योर के पहले क्या होगा कि अच्छा खासा इसमें क्या होता है कि स्ट्रेच देखने को मिलता है हम लोग को और रप्चर टेक्स प्लेस। दीज मटेरियल्स हैव पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ग्रेटर देन 5%। यानी कि यहाँ जो होगा इलास्टिक स्ट्रेन जो देखने को मिलता है 5% से ज़्यादा देखने को मिलता है डक्टाइल में। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तो देख ही लिए। अगर ब्रिटलनेस की बात करते हैं, ब्रिटलनेस क्या होता है, तो ब्रिटलनेस इज द लैक ऑफ डक्टिलिटी। यानी कि अगर डक्टिलिटी की कमी है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ब्रिटलनेस आ जाएगा। आई मटेरियल्स कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड, यानी इस केस में क्या होगा, मटेरियल को आप खींच नहीं सकते हैं, लंबा नहीं कर सकते हैं। इन ब्रिटल मटेरियल्स फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट। यानी कि जैसे ही इलास्टिक लिमिट ख़त्म होता है उसके बाद क्या होता है कि ये फेल कर जाएगा। इसमें डक्टिलिटी का जो बिहेवियर इसमें देखने को नहीं मिलता है। इन ब्रिटल मटेरियल्स फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट विथ अ रिलेटिव स्मॉल डिफॉर्मेशन।
तो सिंपल सा बात है कि डक्टाइल रहेगा तो इसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ब्रिटल है तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन कम देखने को मिलता है। फॉर ब्रिटल मटेरियल्स फ्रैक्चर्स एंड अल्टीमेट पॉइंट्स आर सेम। क्या बोल रहा है कि ब्रिटल मटेरियल्स के बारे में बोल रहा है कि या जो अल्टीमेट मटेरियल्स फ्रैक्चर एंड अल्टीमेट पॉइंट्स आर सेम। इसका क्या मतलब है कि फ्रैक्चर और अल्टीमेट यानी दोनों जहाँ पे फेल कर रहा है, जहाँ पे इसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मिलता है हम लोग को। एंड आफ्टर प्रोपोर्शनल लिमिट वेरी अ स्मॉल स्ट्रेन इज सीन। और इसमें हम देख जानते ही हैं कि इसमें क्या होगा कि जो स्ट्रेन जो होता है कम होगा डक्टिलिटी के कंपेरिजन में। ओके, है पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो होता है इस केस में कितना होगा, 5% से कम होगा। तो एग्जांपल की बात करते हैं तो कास्ट आयरन हो जाएगा और कंक्रीट हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, तो ये सारा कुछ इसमें देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं मेलेबिलिटी क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है। तो मेलेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप प्लेट बना सके हो, मतलब उसको क्या कर सके कि उसको मतलब उसको क्या कर सकते हो, उसको कंप्रेस करके आप उसको प्लेट बना सकते हो। डक्टिलिटी में क्या था कि आप इसको तार बना सकते हो, खींच सकते हो, तो डक्टाइल बोलेंगे। और मेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि उसको आप प्लेट मतलब पत्थर की तरह उसको पतला कर सकते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मेलेबिलिटी हो जाएगा। फिर आपको हार्डनेस देखना है, क्रिप देखना है, तो आते हैं बारी बारी से। हार्डनेस क्या होता है, तो स्क्रैच और एब्रेशन से जो रेजिस्टेंस होता है वही क्या होता है, हार्डनेस होता है। क्रीप क्या होता है, तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, It's 1601.
आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या होता है। तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं पे अगर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसमें रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेस जितना है उससे थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वहाँ पे स्ट्रेस रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि पोल पे तार तना हुआ रहता है, तो जब तना हुआ रहता है इनिशियल स्टेज में, जब ताना जाता है तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि तो जो तार होता है थोड़ा नीचे की तरफ सैग देखने को मिलता है, उसमें सैग बढ़ते जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेस धीरे धीरे क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग देखते हैं। If a wire of a metal, if a wire of a metal is stretched between two immovable supports, यानी कि कोई ऐसा सपोर्ट है जो कि क्या है, इमूवेबल है, सो डैट इट हैज़ एन इनिशियल टेंशन सिग्मा नॉट, जिसके पास क्या है, इनिशियल जो टेंशन है वो क्या है, सिग्मा नॉट है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, द स्ट्रेस इन दी वायर ग्रेजुअली डिमिनिशेस। तो उस केस में क्या होगा कि स्ट्रेस जो होगा धीरे धीरे घटता जाएगा इवेंचुअली रीचिंग अ कांस्टेंट वैल्यू। उस समय क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये क्या होगा कि एक कांस्टेंट वैल्यू को गेन कर लेगा। कांस्टेंट वैल्यू, द प्रोसेस विच इज मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रीप इज कॉल्ड स्ट्रेस रिलैक्सेशन। और इस तरह से हम बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड्स है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेस रिलैक्सेशन हम लोग बोलेंगे। अब बात करते हैं रेजिलियंस क्या होता है। तो इट रिप्रेजेंट्स द टोटल स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ मेटल अंडर इलास्टिक लिमिट। तो रेजिलियंस में ये बात ध्यान देना है कि यहाँ जो इलास्टिक जो लिमिट है, ये जो इलास्टिक जो लिमिट है, इसको याद रखना है कि जो इलास्टिक लिमिट है उसके अंदर जो भी एनर्जी जो होगा लोड डिफ्लेक्शन की वजह से, यहाँ पे लोड होगा, लोड डिफ्लेक्शन की वजह से अंडर इलास्टिक लिमिट, अप टू नहीं, याद रखना है अंडर इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट यहाँ है, इसके अंदर जो भी अगर एनर्जी स्टोर्ड होगा किसी भी पॉइंट पे, तो उसमें हम बोलेंगे कि ये रेजिलियंस है। लेकिन वही प्रूफ रेजिलियंस की बात करते हैं तो सेम कंडीशन में क्या होगा कि जब इलास्टिक लिमिट तक इट इक्वल टू द एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर अप टू इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी जो स्टोर्ड होता है अप टू इलास्टिक लिमिट प्रूफ रेजिलियंस में देखने को मिलता है। अगर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात करते हैं तो सेम चीज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ लोड की जगह स्ट्रेस आ जाएगा और डिफ्लेक्शन की जगह पे यहाँ पे स्ट्रेन आ जाएगा। तो इसको देखते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। इट इज़ द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट। इसको ध्यान देना है, कहाँ तक, अप टू इलास्टिक लिमिट के बारे में बोल रहा है, अंडर नहीं, अप टू इलास्टिक लिमिट के बारे में बोल रहा है। तो सारा कुछ अप टू ही होता है, बस डिफरेंस बस इसमें होता है। रेजिलियंस के केस में क्या होता है, अंडर इलास्टिक लिमिट होता है, बाकी सब में क्या होता है, ये अभी जो देख रहे हैं इसमें क्या होता है, अप टू इलास्टिक लिमिट ही होता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या बताता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या बताता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और ये किसका प्रॉपर्टी है, तो ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ओके, देखिए तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए था जो कि क्या इलास्टिक लिमिट तक है। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगा, मॉडुलस एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई इंटू अपसलन ई, यानी कि इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेन है उसका अपसलन ई। तो इस तरह से हम हमारे पास जो होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आता है हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू अपसलन ई। तो हाफ अपसलन ई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास होता है सिग्मा वाई बराबर सिग्मा वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, अपसलन ई इंटू ई। इस तरह का एक फॉर्मूला होता है, तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास आता है सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e, जो कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इसमें आगे थोड़ा सा देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, हायर यील्ड स्ट्रेंथ विल हैव हायर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि अगर किसी का यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी ज़्यादा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हायर रेजिलियंस इज डिजायरेबल इन सस्पेंशन स्प्रिंग एंड वेयर लोड एब्जॉर्वेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसका क्या मतलब है कि होता क्या है कि अगर कहीं सस्पेंशन से कहीं पे स्प्रिंग है तो उसमें क्या होता है, साइक्लिक लोडिंग देखने को मिलता है। तो साइक्लिक लोडिंग जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी भी वहाँ पे ज़्यादा स्टोर होगा। तो जिसमें ये चीज़ ज़्यादा होगा, जो एरिया ज़्यादा होगा, जिस केस में ये एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा वो हमारे लिए किस में यूजफुल है, तो एनर्जी स्टोरेज में ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि स्प्रिंग हो गया या फिर सस्पेंशन स्प्रिंग हो गया, और ये सब जो हो गया जिसमें कंटिन्यू मतलब साइक्लिक लोडिंग जो आते रहता है, तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा एरिया होगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जितना ज़्यादा होगा वही हमारे लिए यूजफुल होगा, क्योंकि वो उसमें साइक्लिक लोडिंग में ज़्यादा एनर्जी देखने को स्टोर होने को मिलता है। तो कैसा लगा हमारा क्लास, ज़रूर बताएं चैट बॉक्स में, और कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7050403084 पे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो
आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में जो बच गया है आपका, वो सारा कुछ अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। प्रूफ स्ट्रेस जो आपका बच रहा है, प्रूफ स्ट्रेस देखेंगे, टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लेंगे हम लोग अगली क्लास में, टफनेस देखेंगे, फैटिक देखेंगे, ये सब क्या होता है। ओके, एंड्योरेंस लिमिट देखेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है उसको देखेंगे। और चलिए, फेलियर ऑफ मटेरियल इन टेंशन एंड कंप्रेशन में कैसे मटेरियल फेल करता है, ये सारा कुछ अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।